हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है सार्वजनिक व्यय का वितरण पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सार्वजनिक व्यय जो है उसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने लिया था कि कार्य करने, बचत करने की इच्छा पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी योग्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है, आर्थिक साधनों के हस्तांतरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सार्वजनिक व्यय केवल उत्पादन पर ही प्रभाव नहीं डालता है, बल्कि ये सरकार के हाथ में एक मजबूत अस्त्र होता है जो कि आय और धन के वितरण की असमानता को कम करने के काम में लिया जाता है। सार्वजनिक व्यय की सहायता से सरकार आय और धन के वितरण की असमानता को काफी हद तक कम कर सकती है। तो आज हम लेंगे कि सार्वजनिक व्यय का वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सार्वजनिक व्यय का वितरण पर प्रभाव देखने के लिए देखेंगे कि सार्वजनिक व्यय का केवल उत्पादन पर ही प्रभाव नहीं पड़ता, वरन यह सरकार के हाथों में धन के न्यायोचित वितरण के लिए सर्वाधिक शक्तिशाली हथियार माना जाता है। कि धन, आय और धन का आर्थिक विकास का एक मापदंड ये है कि जिस देश में आय और धन का वितरण जितना ज्यादा समान होगा, जहाँ पर जितनी ज्यादा समानता होगी, वो देश उतना ही ज्यादा विकसित होगा। तो इसलिए सरकार का एक मुख्य उद्देश्य जो होता है उसकी योजनाओं का आय और धन के वितरण की असमानता को कम करना होता है। तो सार्वजनिक व्यय जो है उसके माध्यम से सरकार क्या कर सकती है, आय और धन के वितरण में असमानता को कम कर सकती है। सार्वजनिक व्यय के माध्यम से धनी और निर्धन के मध्य व्याप्त विषमता को कम किया जा सकता है। डाल्टन ने इसके लिए कहा है कि सार्वजनिक व्यय की वह पद्धति उत्तम मानी जाती है जो आय की असमानता को कम करने की शक्तिशाली क्षमता रखती है। मतलब डाल्टन ने क्या कहा कि सार्वजनिक व्यय की वो पद्धति उत्तम होगी जो आय और धन की वितरण की जो असमानता है उसको कम करने की क्षमता हो जिसमें। तो सरकार, अब बात है कि सरकार आय और धन के वितरण की असमानता को कैसे कम कर सकती है या उसकी समानता कैसे ला सकती है, आय और धन के वितरण में समानता कैसे कर सकती है। तो इसके लिए सरकार के पास दो तरीके हैं। एक तो टैक्स करारोपण के द्वारा और दूसरा है सार्वजनिक व्यय के द्वारा। टैक्स में भी सरकार करारोपण इस तरह से करे कि धनी व्यक्तियों पर ज्यादा कर लगे और गरीब व्यक्तियों पर कम कर लगे। तो ऐसी स्थिति में भी आय और धन के वितरण की असमानता कम होगी। और यदि सरकार सार्वजनिक व्यय के द्वारा करती है तो ऐसी स्थिति सार्वजनिक व्यय में भी सरकार इसको आय और धन के वितरण की जो समानता है उसको बढ़ा सकती है या असमानता को कम कर सकती है। अब लेते हैं कि सार्वजनिक व्यय का प्रकार। पहले तो ये देखें कि सार्वजनिक व्यय किस किस तरीके से सरकार, अब हमको लेना है कि सार्वजनिक व्यय की सहायता से सरकार कैसे आय और धन के वितरण की असमानता को कम कर सकती है। तो इसके लिए जो सरकार खर्चा करती है उसको तीन, डाल्टन ने कर की भांति सार्वजनिक व्यय को भी तीन प्रकारों में डिवाइड किया है, तीन प्रकार से बांटा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार न्यायमुक्त एवं समान वितरण के लिए कर देने की योग्यता करारोपण का आधार होती है। करारोपण का आधार क्या होता है, कर देने की योग्यता। कि जिस व्यक्ति में जितना ज्यादा कर देने की सामर्थ्य हो वो उतना ही ज्यादा कर का भुगतान करे, और जिस व्यक्ति में कर देने की सामर्थ्य कम हो वो कम करों का भुगतान करे, जिसमें नहीं हो वो करों का भुगतान ना करे। उसी प्रकार सार्वजनिक व्यय का आधार प्राप्त करने की योग्यता है, एबिलिटी टू रिसीव। करारोपण का आधार तो एबिलिटी टू पे, कि कितना वो भुगतान कर सकता है, लेकिन सार्वजनिक व्यय का आधार है एबिलिटी टू रिसीव, कि कितना उसको प्राप्त करने की योग्यता कितनी है, मतलब कितना गरीब है। जितना ज्यादा गरीब होगा उसको उतना ही ज्यादा सार्वजनिक व्यय का हिस्सा मिलेगा। जिस प्रकार करारोपण के संबंध में न्यूनतम त्याग का सिद्धांत अच्छा सिद्धांत है, उसी प्रकार सार्वजनिक व्यय के संदर्भ में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत एक अच्छा सिद्धांत माना जाता है। जैसे करारोपण में ये कहा जाता है कि कर सरकार को इस प्रकार से लगाने चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम त्याग करना पड़े, क्योंकि जब सरकार कर लगाती है तो व्यक्ति की आय का कुछ हिस्सा सरकार के पास चला जाता है जिससे उसको त्याग करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि कर इस प्रकार से लगाए सरकार कि लोगों को कम से कम न्यूनतम त्याग करना पड़े, कि उनको ज्यादा, उनकी आय का ज्यादा हिस्सा सरकार के पास ना जाए। अब जब सार्वजनिक व्यय की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि सार्वजनिक व्यय कौन सा सबसे अच्छा है, जिससे समाज को अधिकतम लाभ हो या अधिकतम सामाजिक लाभ हो। जब सरकार खर्चा करे तो समाज के अधिकतम लोगों को उससे फायदा होना चाहिए या उसका लाभ मिलना चाहिए। तो इस तरह से करारोपण में
न्यूनतम त्याग का सिद्धांत अच्छा माना जाता है, लेकिन सार्वजनिक व्यय में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत अच्छा माना जाता है। तो जिस तरह करारोपण भी 3 तरह से करती है सरकार, प्रगतिशील, प्रतिगामी और आनुपातिक, उसी तरह सरकार जो है, डाल्टन ने सार्वजनिक व्यय को भी करों की भांति 3 तरह का बताया। उन्होंने कहा कि टैक्स सार्वजनिक व्यय भी सरकार 3 तरह से कर सकती है। पहला आनुपातिक व्यय, आनुपातिक या व्यय या प्रोपोर्शनल एक्सपेंडिचर। आनुपातिक व्यय का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि आय के अनुपात में सार्वजनिक व्यय का हिस्सा मिले। जिस व्यक्ति की आय जितनी है उस अनुपात में ही उसको आय का हिस्सा मिलना चाहिए। तो आनुपातिक व्यय क्या कहता है? यदि समाज में विभिन्न व्यक्तियों को उनकी आय के अनुपात में सार्वजनिक व्यय संबंधी लाभ दिए जाएं तो इसे आनुपातिक व्यय कहा जाता है। आनुपातिक व्यय ऐसे व्यय को कहेंगे जिससे सब व्यक्तियों को समान रूप से लाभ प्राप्त होता है, चाहे उनकी आय में कितना भी अंतर क्यों ना हो। जैसे सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त होने वाला मकान किराया भत्ता। जब सरकार मकान किराया भत्ते का भुगतान करती है तो कहती है कि उसकी जो बेसिक इनकम है उसका कहीं पर 7% है, कहीं पर 10% है, कहीं पर 16% है, अलग अलग। तो उस प्रतिशत, जिसकी आय ज्यादा होगी उसको उतना ही प्रतिशत ज्यादा मिलेगा, मतलब उसकी आय के हिसाब से सरकार खर्चा करती है। तो आनुपातिक व्यय में हर व्यक्ति को उसकी आय के अनुपात में सार्वजनिक व्यय का हिस्सा मिलेगा। दूसरा होता है प्रतिगामी या रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर। इस प्रकार के व्यय में कम आय वालों को कम लाभ और अधिक आय वालों को अधिक लाभ प्राप्त होता है। अर्थात इसके अंतर्गत जिसकी आय जितनी ज्यादा होगी उसे उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। मतलब रिग्रेसिव व्यय या प्रतिगामी व्यय क्या होता है? ये आय के साथ साथ बढ़ता जाता है। मतलब जितनी ज्यादा इनकम होगी उसको सार्वजनिक व्यय का उतना ही ज्यादा हिस्सा मिलेगा, जिसकी आय जितनी कम होगी उसको आय का उतना ही सार्वजनिक व्यय का कम हिस्सा मिलेगा। तो इस तरह से इसमें क्या होगा, आय और धन के वितरण की जो असमानता कम करना चाहती है सरकार वो और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि धनी व्यक्तियों को सार्वजनिक व्यय का हिस्सा ज्यादा मिलेगा, जो कि सरकार को किसको देना चाहिए था? गरीब व्यक्तियों को। इस आय और धन के वितरण की असमानता को कम करने के लिए सरकार को निर्धन वर्ग को सार्वजनिक व्यय के माध्यम से सुविधाएं, मतलब सार्वजनिक व्यय क्यों करती है सरकार? उनको सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जो सुविधाएं वो खुद स्वयं निजी व्यक्ति नहीं कर सकता अफोर्ड, वो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। तो यदि इस तरह का खर्चा यदि सरकार करती है, सार्वजनिक व्यय में यदि प्रतिगामी व्यय को अपनाती है, तो इससे आय और धन के वितरण की असमानता जो है और बढ़ जाएगी। इससे धनी और धनी हो जाएंगे, गरीब और गरीब हो जाएंगे। तीसरा है प्रगतिशील व्यय। प्रगतिशील व्यय का मतलब ये प्रतिगामी व्यय का उल्टा है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय का लाभ कम आय वाले लोगों को अधिक तथा अधिक आय वालों को कम मिलता है। तब इस सार्वजनिक व्यय में सरकार क्या करती है? जिसकी जितनी ज्यादा इनकम है उस पर कम खर्चा, मतलब जितनी भी योजनाएं सरकार शुरू करती है समाज कल्याण से संबंधित, जैसे मुफ्त में राशन देना, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा है, निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा देना है, इस तरह की जो सुविधाएं देती है, जो समाज कल्याण की जो योजनाएं बनाती है, उसके लिए एक आय का स्तर निर्धारित करती है कि इतनी आय वालों को इसका लाभ मिलेगा। तो इसमें सरकार क्या करती है? प्रगतिशील व्यय जब करती है सरकार, तो कम आय का स्तर क्या करती है? कम रखती है, नीचा रखती है, कि केवल निर्धन वर्ग को आय इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। जिससे क्या होगा? निर्धन वर्ग की ये सुविधाएं मिलेंगी तो उनका जीवन स्तर जो है ऊंचा होगा। कहने का मतलब है यदि उनको पौष्टिक भोजन मिल रहा है, स्वस्थ वातावरण मिल रहा है रहने के लिए, स्वच्छ जल पीने के लिए मिल रहा है, उसको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं, तो उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। वो ज्यादा काम करेंगे, उनकी काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, और वो ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा काम करेंगे तो उनकी आय बढ़ेगी। तो एक तरफ तो उनकी आय बढ़ेगी, तो इस तरह से उनको दो तरह से लाभ हो जाएगा। एक तो सरकार सुविधाएं उपलब्ध करा रही है तो वो खर्चा जो उनको उस पर करना था वो नहीं होगा, और दूसरी तरफ वो स्वस्थ होंगे शारीरिक और मानसिक रूप से, तो वो ज्यादा काम करेंगे, उनको रोजगार के ज्यादा अवसर मिलेंगे, और काम ज्यादा करेंगे तो उनकी आय बढ़ेगी। तो इस तरह से आय और धन का जो वितरण का जो अंतराल है या गैप है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। तो इस तरह से डाल्टन ने कहा कि ये 3 तरीके हैं जिसकी सहायता से सरकार क्या कर सकती है? सार्वजनिक व्यय कर सकती है, जिसमें एक अनुपातिक है। आनुपातिक व्यय में
व्यक्ति की आय के अनुपात में सार्वजनिक व्यय का हिस्सा उसको दिया जाता है। रिग्रेसिव या प्रतिगामी में जिसकी आय जितनी ज्यादा है उसे आय सार्वजनिक व्यय का उतना ही ज्यादा हिस्सा प्राप्त होता है। और प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव, इसमें ये प्रतिगामी का विपरीत होता है, मतलब इसमें जिसकी आय जितनी कम होगी उसको उतना ही ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। मतलब धनी लोगों को कम और गरीब लोगों को ज्यादा लाभ प्राप्त होगा सार्वजनिक जो समाज कल्याण की योजनाएं हैं सार्वजनिक व्यय का, जिससे आय और धन के वितरण की असमानता जो है वो कम हो सकती है। तो इस तरह से सार्वजनिक व्यय को इन तरीकों से खर्च करके सरकार क्या कर सकती है, आय और धन के वितरण की असमानता को काफी हद तक कम कर सकती है। तो इस तरह से सरकार के हाथ में सार्वजनिक व्यय एक बड़ा अस्त्र होता है, जिसकी सहायता से वो चाहे तो सार्वजनिक व्यय आय और धन के वितरण की असमानता का जो अपना उद्देश्य है उसको पूरा कर सकती है। अब जैसे हमने पढ़ा पहले कि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है सार्वजनिक व्यय का, अब देखा कि वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब बात आती है कि उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए सरकार को या न्यायपूर्ण वितरण करना चाहिए। दो उद्देश्य हैं, एक तरफ सरकार उत्पादन में वृद्धि करना चाहती है, दूसरी तरफ आय और धन के वितरण में असमानता कम करना चाहती है या न्यायपूर्ण वितरण करना चाहती है। तो इसमें से किसको प्राथमिकता दी जाए, इसके संबंध में जो अर्थशास्त्री हैं वो एक मत नहीं है। कुछ का कहना है कि उत्पादन में वृद्धि करेगी तो देश में आर्थिक विकास ज्यादा होगा, और न्यायपूर्ण वितरण करेगी तो इससे गरीबी का वितरण होगा। क्योंकि उत्पादन में वृद्धि कब होगी, जब धनी व्यक्ति ज्यादा, मतलब उत्पादन में वृद्धि का मतलब है निवेश ज्यादा होगा, निवेश ज्यादा करने के लिए बचत ज्यादा करनी पड़ेगी, बचत करने के लिए आय ज्यादा होनी चाहिए, और आय ज्यादा किसकी है, धनी व्यक्तियों की। तो धनी व्यक्तियों से बचत करेंगे तो निवेश करेंगे और उससे उत्पादन में वृद्धि होगी। लेकिन यदि सरकार ने धनी व्यक्तियों पर टैक्स ज्यादा लगा दिया तो ऐसी स्थिति में उन्हें ऐसा लगेगा कि यदि मैं ज्यादा कमाऊंगा तो मेरी आय का बहुत बड़ा हिस्सा तो सरकार ही ले लेगी। तो ऐसी स्थिति में उसकी काम करने, बचत करने की और निवेश करने की इच्छा जो है कम हो जाएगी, और वो उसकी योग्यता ज्यादा होते हुए भी कम काम करेगा। कम काम करेगा इसका मतलब उत्पादन कम होगा, तो उत्पादन में वृद्धि होने की बजाय कमी होने लग जाएगी। और इस तरह से उत्पादन में वृद्धि ना होकर न्यायपूर्ण वितरण ना होकर गरीबी का वितरण स्टार्ट हो जाएगा। तो इनका इस तरह से अर्थशास्त्री जो है एक मत नहीं है। कुछ कहते हैं कि उत्पादन में वृद्धि करने से देश में आर्थिक विकास तेजी से होगा, कुछ का मानना है कि सरकार यदि आय और धन के वितरण में असमानता कम करेगी। तो इनका ये कहना है कि यदि आय और धन के वितरण की असमानता कम होगी तो ऐसी स्थिति में जो गरीब व्यक्ति हैं उनका भी जीवन स्तर ऊंचा होगा। जीवन स्तर ऊंचा होगा तो वो ज्यादा काम करने के योग्य बनेंगे, ज्यादा योग्य होंगे तो वो ज्यादा काम करेंगे, और ज्यादा काम करेंगे तो देश में उत्पादन जो है बढ़ेगा। तो इस तरह से दोनों जो अर्थशास्त्री हैं, दोनों तरह के विचारक जो हैं वो अपने अपने तर्क देते हैं। कुछ का कहना है कि उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए, कुछ में न्यायपूर्ण वितरण जो है वो अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा अनुकूल है। पर डाल्टन का मत है कि सार्वजनिक व्यय का उत्पादन तथा रोजगार पर निश्चित ही व्यापक प्रभाव पड़ता है। यदि केवल कराधान को लिया जाए तो इससे उत्पादन अवरुद्ध होगा, और यदि केवल सार्वजनिक व्यय को लिया जाए तो इससे उत्पादन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि यदि टैक्स, सरकार केवल टैक्स ही लगाने का काम करती है कि सरकार प्रगतिशील टैक्स लगा लेती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ज्यादा अमीर लोगों पे ज्यादा कर लगाएगी तो उनकी काम करने और बचत करने, निवेश करने की इच्छा और क्षमता, इच्छा जो है वो कम हो जाएगी। कम होगी तो कम उत्पादन होगा। दूसरी तरफ यदि सार्वजनिक व्यय जो करती है सरकार, तो इससे क्या होगा, गरीब व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार होगा और वो ज्यादा कार्य करेंगे और इससे उत्पादन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। तो डाल्टन का ये मानना था कि सार्वजनिक व्यय से उत्पादन जो है वो बढ़ेगा। प्रोफेसर लुट्ज के अनुसार सार्वजनिक धन के वितरण को समान करने की नीति को स्थायी बनाने से देश को हानि होगी। सार्वजनिक व्यय से धन के वितरण को समान करने की जो नीति है, यदि इसको बना दिया जाए कि आय और धन के वितरण में समानता लाने के लिए सार्वजनिक व्यय करना होगा, तो ये कहते हैं कि इससे देश को हानि होगी। सरकार का बहुत सा व्यय अनुत्पादक कार्यों पर होगा। इसके अतिरिक्त पूंजी के एकत्रीकरण उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मुंशी क्या कहते हैं कि यदि सरकार ने सार्वजनिक व्यय को ही आय और धन के वितरण की असमानता को कम करने का एक वो नीति बना दी स्थायी रूप से कि हमको सार्वजनिक व्यय के माध्यम से ही आय और धन के वितरण में असमानता को कम करना है, तो उनका कहना है कि बहुत सारा कार्य जो धन है अनुत्पादक कार्यों पर ही खर्च होगा। जैसे सरकार जो है मुफ्त में जो सुविधाएं देती है
उसको उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जिससे उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होगी। दूसरी तरफ इससे क्या होगा कि सार्वजनिक व्यय करने के लिए सरकार को अपनी आय को बढ़ाना होगा। आय को बढ़ाने के लिए टैक्स बढ़ाने होंगे, और टैक्स बढ़ाने से क्या होगा, जो पूंजीपति या धनी व्यक्ति जो है पूंजी का एकत्रीकरण करते थे, उसके कारण से उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अधिक उत्पादन एवं न्यायपूर्ण वितरण के उद्देश्य यद्यपि एक दूसरे से टकराते नहीं है, यह परिस्थितियों को देखकर निर्णय किया जा सकता है कि अधिक उत्पादन अथवा अच्छे वितरण में से किसको वरीयता दी जाए। सरकार की सफलता इन दोनों का साथ साथ प्राप्त करने में, अर्थात अधिक उत्पादन का बिना न्यायपूर्ण वितरण के कोई महत्व नहीं है। इसके विपरीत यदि उत्पादन नहीं बढ़ता है तो अच्छे वितरण का कोई अर्थ नहीं है। तो अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि ये दोनों उद्देश्य, अधिक उत्पादन और न्यायपूर्ण वितरण, यद्यपि एक दूसरे से टकराते नहीं है, दोनों अलग अलग उद्देश्य हैं। तो सरकार का उद्देश्य क्या होना चाहिए, यदि सरकार देश का विकास करना चाहती है तो उसे दोनों को ही प्रेफरेंस देनी होगी, दोनों को साथ साथ लेकर चलना होगा। क्योंकि यदि सरकार ने अधिक उत्पादन कर लिया लेकिन उसका वितरण न्यायपूर्ण नहीं किया, कि अमीर ज्यादा अमीर हो गए, गरीब ज्यादा गरीब हो गए, लेकिन उत्पादन ज्यादा हो गया, तो इससे भी देश का विकास नहीं होगा। दूसरी तरफ यदि उत्पादन नहीं बढ़ता और सरकार ने न्यायपूर्ण वितरण कर दिया तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सरकार को परिस्थितियों को देखते हुए अधिक उत्पादन करना है या अच्छा वितरण है, किसको वरीयता दी जाए, इसको ध्यान में रखते हुए इन दोनों में से एक को चुनाव करना चाहिए। परंतु अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, सरकार की सफलता इस बात में है कि वो इन दोनों को साथ साथ प्राप्त करने का प्रयास करे, कि किस तरह से इन दोनों उद्देश्यों को हम साथ साथ प्राप्त कर सकते हैं, कि उत्पादन को भी बढ़ा दें और उसका न्यायपूर्ण वितरण भी कर दें। तो इस तरह से ये हुआ कि अधिक उत्पादन और अच्छे वितरण में से किसको प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ये हुआ हमारा कि सार्वजनिक व्यय का वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से हमने देखा उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और वितरण पर क्या प्रभाव। इसके अलावा हम एक और लिख सकते हैं कि आर्थिक स्थिरता पर सार्वजनिक व्यय का क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो इसे मंदी के समय यदि सरकार सार्वजनिक सेवाओं पर या सार्वजनिक व्यय को ज्यादा करेगी तो ऐसी स्थिति में लोगों के पास ज्यादा पैसा जाएगा, ज्यादा पैसा जाएगा तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी तो वो ज्यादा वस्तुओं को खरीदेंगे, और वस्तुओं को खरीदेंगे तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की मांग बढ़ने के कारण उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। इसके विपरीत यदि मंदी की स्थिति है तो मंदी की स्थिति में सरकार को सार्वजनिक व्यय में कमी करनी चाहिए, कमी करेगी तो ऐसी स्थिति में लोगों के पास पैसा कम जाएगा तो वस्तुओं की मांग कम करेंगे, और मांग कम करेंगे तो उनकी जो वस्तुएं हैं उनकी डिमांड कम होने के कारण उनकी प्राइस अपने आप कम हो जाएगी। तो इस तरह से सरकार क्या कर सकती है, आर्थिक स्थिरता का उद्देश्य भी इसकी सहायता से प्राप्त कर सकती है। आपके सिलेबस में है कि सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर क्या प्रभाव होगा और वितरण पर क्या प्रभाव होगा, तो ये दोनों हमने देखे हैं। थैंक यू।